हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना दूसरे टेंसेस का इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें किसी भी बात को यानी किसी भी जानकारी को, किसी भी होने वाली घटना को हम उसको बताते हैं, उसके होने की उम्मीद करते हैं, उस घटना के बारे में हम विश्वास करते हैं कि ये फ्यूचर में होने वाला है। तो इवेंट हो, चाहे हम किसी घटना को विश्वास करें कि हो जाएगा या फिर हम उम्मीद करें कि ये घटना फ्यूचर में हो जाएगी, तब हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसा टेंस होता है। ये ऐसा टेंस है जिसको हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। किसके बारे में? भविष्य के बारे में। वो बात करती है ऐसी घटना जिसको हम विश्वास करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं या आशा करते हैं कि ये होगी। टेक प्लेस का मतलब होना, कब होगी? भविष्य में होगी, फ्यूचर में ये घटना होगी। इस तरह से हम उसको बताने के लिए इस टेंस को यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगा हुआ है। ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल वो दिल्ली जाएगा, ये जानकारी दी गई। तो ये असर्शन है, ये स्टेटमेंट है। तो इसमें कल होने की बात हो रही है कि किसी का जाना है। ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल वो दिल्ली जाएगा। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, कल वह दिल्ली जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। अब आइए देखते हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी टेंस को जानने के लिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब विल शैल को यूज़ करते हैं। विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो शैल को यूज़ हम आई और वी के साथ में करते हैं। आई और वी दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ में हम शैल को यूज़ करते हैं, और बाकी सभी के साथ में विल को यूज़ किया जाता है। विल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए जो सारे सब्जेक्ट्स के साथ आता है। आई और वी के साथ में शैल को यूज़ करते हैं, बस। तो इतनी जानकारी आपको ये रखना है कि किसके साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब कौन सा होता है? मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। जैसे सारे मॉडल्स के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसी तरह से ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, विल और शैल। तो इसमें फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विल शैल के साथ में। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट बात रही इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से इसका फॉर्मूला यानी सेंटेंस किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किस ऑर्डर में वर्ड्स को हम सही जगह पे रखेंगे, इस फॉर्मूले से आपको जानकारी हो जाएगी। तो फॉर्मूले को समझना आपके लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिना फॉर्मूले के आपका ऑर्डर सही नहीं होगा। ये सब्जेक्ट्स हैं आई और वी, और इन सब्जेक्ट्स के साथ में शैल को यूज़ किया जाता है। नॉट अगर आपको चाहिए तो रखेंगे, अगर आपकी बात में निगेटिव सेंस नहीं है तो आप नॉट को रहने देंगे, फिर मेन वर्ब पे आ जाएंगे। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या एक्सटेंसिव होता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब आता है एक्सटेंसिव। ये टुमारो जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इस तरह से ये एक्सटेंसिव में आएगा। इसको देखते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे। आई शैल नॉट राइट अ लेटर टुमारो, अगर नॉट को लेकर के बोलेंगे तो, अगर नॉट को छोड़ देंगे तो आई शैल राइट अ लेटर टुमारो, कल हम एक पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे, कल मैं, आई को लेकर के बनाते हैं, कल मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, कल मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। जब सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, तो इसका ऑर्डर ये है कि इसको हम बैक साइड से लेकर के चले आते हैं, सब्जेक्ट को निकाल करके। तो सब्जेक्ट को, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब इसके बाद फिर इधर से आते हैं टुमारो, कल एक पत्र, अ लेटर, नहीं लिखूंगा, नॉट राइट। अब इसके बाद
दूसरे जो विल वाले ग्रुप हैं, विल वाले सब्जेक्ट्स के साथ में सेम ऑर्डर सेम फॉर्मूला रहेगा। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है विल। इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं। मेन वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि पिछले में फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ था, वहाँ यहाँ भी वही है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये एक्सटेंसिव है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ऑर्डर सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या है कि उसमें शैल लगता है, इसमें विल हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं। और इसका एक हिंदी में हम सेंटेंस बना लेते हैं ही को लेकर के, ही के साथ में। तो ठीक उसी तरह से ये भी बनेगा। वह सब्जेक्ट हमने निकाल लिया। अब इधर से आएंगे, कल एक पत्र विल नॉट राइट, नहीं लिखेगा। तो इस तरह से आप असर्टिव सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें नॉट आपके रिक्वायरमेंट पे है, चाहे तो लगाएंगे, नहीं आपको चाहिए तो नॉट को हटा देंगे, लेकिन ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि दूसरे टेंस में ऑर्डर में फ़र्क पड़ जाता था, नॉट हटाने पे हेल्पिंग वर्ब को भी हटाना पड़ता था। अब आइए देखते हैं हम दूसरे सेंटेंस कैसे बनाएंगे जब हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस को बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला ये है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जो बनाए जाते हैं उस सेंटेंस में बात पूरी है, बस इस पूरी बात के लिए कंफर्मेशन लेना चाहता है पूछने वाला, वो जानना चाहता है कि ऐसी बात है या नहीं है। तो अब इसको जब हम बोलेंगे शैल आई नो राइट अ लेटर टुमारो, इसके साथ में एक और सेंटेंस बना लेते हैं इसी तरह का, यानी इसी फॉर्मूले पे। यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, प्ले करेंगे तो ऑब्जेक्ट बदल देंगे, फुटबॉल इन द इवनिंग। ये एक दूसरा सेंटेंस हमने बना दिया। ये भी एक क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, शैल आई प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, क्या मैं शाम में, इन द इवनिंग शाम में फुटबॉल खेलूँगा। शैल वी, अब नॉट अगर लेकर के इसको बना दें इसके साथ में, शैल वी नॉट राइट अ लेटर टुमारो, क्या हम लोग कल एक पत्र नहीं लिखेंगे। अब आइए देखते हैं दूसरे ग्रुप के साथ में। दूसरे ग्रुप के साथ में ऑर्डर सेम रहेगा, बस डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शैल की जगह पे विल है, और ये सारे सब्जेक्ट्स जो विल को यूज़ करते हैं इसको समझ लेते हैं पहले। विल यू नॉट गो टू सिनेमा ऑन संडे, क्या तुम संडे को सिनेमा देखने नहीं जाओगे। अब यहाँ पर देखना है कि जब हम किसी बात को पूछते हैं तो उसका आंसर कैसे देते हैं। इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या जब हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो उसके शुरू में हिंदी में क्या आ जाता है, क्या, अब सब्जेक्ट, क्या तुम, फिर इधर से ट्रांसलेट करेंगे रविवार को सिनेमा देखने नहीं जाओगे। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब इसमें बात पूरी बताई गई है
और उसके बारे में ये कंफर्मेशन चाहता है कि मतलब आप जाओगे या नहीं जाओगे। तो जब इसका आंसर देंगे तो इसको आंसर देने के लिए अगर यू को पूछा गया है तो यू आई या वी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कई लोग हैं तो अपने को वी बोलेंगे, नहीं तो आई बोलेंगे। तो इसके साथ में शैल आ जाएगा। यहाँ पे येस आई शैल और वी शैल। अगर निगेटिव में आंसर देना है तो बोलेंगे नो आई शांत, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये फॉर्मूला है जो सिंगल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले ये सेंटेंसेस हैं। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का मतलब तो होता है सवाल पूछना, इंट्रोगेट सवाल पूछने वाले। अब इंट्रोगेट का मतलब सवाल पूछना होता है, इंट्रोगेटिव ऐसा ये एडजेक्टिव लगा हुआ है कौन से सेंटेंस जो सवाल पूछते हैं। तो हम जब बात करते हैं तो दो तरह की बात होती है, या पूछते हैं या बताते हैं। तो पूछने वाले में इंट्रोगेटिव्स होते हैं, बताने वाले में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, जिनको असर्टिव कह सकते हैं, यानी कोई स्टेटमेंट होता है। अब आइए देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन के वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट होगा तो इस जगह पे रहेगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक्सटेंसिव है। तो आई वी जब है तो इनके साथ में शैल लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं। हम लोग यानी वी कल क्यों समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन मार्क। कल हम लोग कल क्यों समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे। तो ये निगेटिव तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे नॉट हटा करके हम लोग कल क्यों समाचार पत्र पढ़ेंगे, तो इस तरह से नॉट के बिना भी और नॉट के साथ में भी आप सेंटेंस बनाएंगे। ऑर्डर यही रहेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। और ये देखना होता है आंसर देने के लिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो पूछता है वही हमें बताना पड़ता है आंसर में। क्वेश्चन अगर वाई से है तो वो कारण पूछ रहा है, रीज़न पूछ रहा है। तो रीज़न हम जब पूछ रहे हैं तो जिससे पूछ रहे हैं वो अपने हिसाब से आंसर देगा और रीज़न बताएगा। कल हम लोग क्यों समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे, तो अब रीज़न जो है उसको देना है जो सुन रहा है। हो सकता है कल समाचार पत्र इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें सुबह से मैदान पहुंचना है। तो वो जो सिचुएशन है वो रीज़न बनता है और फिर उस बात को अपने हिसाब से कह सकते हैं असर्टिव में। तो असर्टिव का फॉर्मूला वहाँ अपनाना है जहाँ पे हम बात को बताना चाहते हैं। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने सेंटेंसेस बना करके, और उसी फॉर्मूले पे आप देखेंगे तो हम ये विल वाले सेंटेंस भी उसी फॉर्मूले पे बनाते हैं। यानी यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने। फिर उसके बाद ये नॉट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये उसके बाद एक्सटेंसिव है। सेम फार्मूला है। और सेंटेंस को हम एक सब्जेक्ट के साथ में देख लेते हैं, ही के साथ में। वह कल क्यों चेस नहीं खेलेगा। वह कल क्यों, वाई विल ही नॉट प्ले चेस ऑन संडे। संडे को वो यानी कि रविवार को वो चेस क्यों नहीं खेलेगा। तो इस तरह से ये इसका ट्रांसलेशन होगा, और इसी को आप दूसरे के साथ भी बोल सकते हैं। वाई विल यू नॉट प्ले चेस ऑन संडे, वाई विल दे नॉट प्ले चेस ऑन संडे, वाई विल the boys not play chess on Sunday, why will he not play chess on Sunday, why will she not play chess on Sunday, why will he not play chess on Sunday, why will the boy not play chess on Sunday। इस तरह से ये आपके सेंटेंसेस हैं जो इस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, जो नॉर्मल सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं। इन फॉर्मूले पे हम उनको
बनाते हैं। स्टेटमेंट है तो उसका अलग फॉर्मूला है और इंट्रोगेटिव है तो उसका अलग फॉर्मूला है। अब इसके अलावा और जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस और किस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब आता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस अक्सर होता है अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो ये कंडीशन है, आने की कंडीशन है। तो उस कंडीशन में यानी कि अगर कोई आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा, तो ये फ्यूचर की बात है और दोनों तरफ लगता है कि दोनों बात फ्यूचर है और फ्यूचर है भी। लेकिन इंग्लिश में जब हम इसको बनाते हैं तो इंग्लिश में बनाने के लिए डिफरेंस ये होता है कि जिधर कंजंक्शन लग जाता है उधर सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा और दूसरा साइड सिंपल फ्यूचर होता है। सेंटेंस को देखते हैं, सिंपल फ्यूचर, उसके बाद कंजंक्शन, लेकिन कंजंक्शन के बाद जो पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम सेंटेंसेस के एग्जांपल रखते हैं, यहाँ पे सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को देख करके अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे कंजंक्शन आपका आ गया है। अब कंजंक्शन के बाद जो पार्ट है ये सिंपल प्रेजेंट है, ये कंजंक्शन हुआ और ये पार्ट सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर कैसे जानेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। लेकिन यहाँ से यहाँ भी वही है, मेन वर्ब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे है यू के साथ में कम। देखेंगे, आई शैल टीच यू इफ़ यू कम टू मी इन द इवनिंग। मैं आपको पढ़ाऊँगा अगर आप शाम को मेरे पास आते हो, यानी आओगे। अगर शाम को मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। इस तरह हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो लिखते हैं उसमें एक तरफ तो सिंपल फ्यूचर है लेकिन कंजंक्शन के बाद का जो पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट होगा। दूसरा सेंटेंस, दे विल बॉब अम्ब्रेलाज इफ़ इट रेन्स। अब इफ़ के बाद ये कंजंक्शन यहाँ पे है और दूसरा साइड सिंपल प्रेजेंट बन गया। इफ़ के बाद वो लोग छाता तान लेंगे अगर बारिश होगी। अगर हिंदी में इसको कहेंगे तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, अगर बारिश होगी तो वो लोग छाता तान लेंगे। दूसरा सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, बी केयरफुल, सावधान रहो। यहाँ भी इंपेरेटिव सेंटेंस बना दिया गया है। एक पार्ट में इंपेरेटिव है और दूसरा पार्ट जो है ये सिंपल फ्यूचर है। यहाँ कंजंक्शन तो नहीं है लेकिन इंपेरेटिव को यूज़ किया गया है और इंपेरेटिव को फ्यूचर में नहीं यूज़ करते हैं। बी केयरफुल यू विल टम्बल डाउन, संभल के चलो कहीं ठोकर लग के गिर ना जाओ। तो टम्बल डाउन का मतलब ठोकर खा के गिरना। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंडीशनल में बन रहा है। अगला है डोंट स्नैच माई पेन, ये दो पार्ट में बना दिया गया है। मेरी पेन मत छीनो, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। डोंट को यूज़ किया यानी सब्जेक्ट यहाँ नहीं यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट नहीं है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सामने वाले से सीधा बात करते हुए ये बताया, डोंट स्नैच माई पेन, मेरी कलम मत छीनो। आई विल क्राई, मैं चिल्लाऊंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जिनके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट को नहीं यूज़ करते हैं। इसको ध्यान रखना है। ये सारे कंजंक्शंस हैं। तो इन सारे कंजंक्शंस के बाद सिंपल फ्यूचर नहीं रखेंगे, उधर की साइड में सिंपल प्रेजेंट को हम रखते हैं। और इसको देखने के लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स, ही विल इन्फॉर्म मी। अब यहाँ कंजंक्शन आ गया, एज सुन एज, ज्यों ही। माई फादर कम्स, अब ये देखेंगे कम्स है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में वर्ब के साथ में ES लगा हुआ है। अगर यही फ्यूचर होता, विल कम होता। तो आपने देख लिया यहाँ पे ये कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन के बाद जो पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन इधर का हिस्सा जो है ये सिंपल फ्यूचर है। हिल इन्फॉर्म मी मतलब कि वो हमें बताएगा। यहाँ पे ये विल है, ही विल इन्फॉर्म मी। तो अब यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है, लेकिन एज सुन एज के बाद जो सेंटेंस जो पार्ट है क्लॉज बना हुआ है उसमें सिंपल प्रेजेंट है। दूसरा सेंटेंस है, लेट्स प्ले अ गेम टिल। यहाँ पे टिल कंजंक्शन लगा हुआ है और टिल के बाद फिर सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब बता रहा है। ये फिनिशेस है और सिंपल प्रेजेंट में एस या ES लग जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जिनके साथ डज को हम यूज़ करते हैं।
फिर यहाँ पे मैरी खान पास द एग्जाम अनटिल, यहाँ पे कंजंक्शन है। तो मैरी एग्जाम नहीं पास कर सकती है जब तक कि वो कठिन परिश्रम ना करे। तो ये भी कंजंक्शन के साथ में है, और जो कंजंक्शन है उसके बाद का पार्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है। इधर सिंपल फ्यूचर तो नहीं है, बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया गया है कांट। और दूसरा भी सेंटेंस कुछ ऐसा ही है, कंजंक्शन के बाद सिंपल फ्यूचर को हम नहीं यूज़ करते हैं, ये कंजंक्शन है। तो कैन यू हेल्प मी कंप्लीट माई होमवर्क, क्या मेरे होमवर्क करने में, पूरा करने में मेरी अब मदद करेंगे। बिफोर माई मदर अराइव्स हियर, इससे पहले कि मेरी माँ यहाँ आ जाएं। तो मेरी माँ के आने से पहले क्या आप मेरे होमवर्क को पूरा करने में मदद करेंगे, मदद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, एक दूसरा स्ट्रक्चर है इसी तरह के फ्यूचर में बात कहने के लिए, लेकिन उसमें विल शैल को हम यूज़ नहीं करते हैं या मॉडल को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरा होता है। गोइंग टू वाले सेंटेंसेस आप कह सकते हैं जो फ्यूचर की बात को बताते हैं, यानी कोई बहुत नियर फ्यूचर में, बहुत करीब के फ्यूचर में जब कोई बात होने को होता है तो उसमें गोइंग टू वाले सेंटेंसेस हम बनाते हैं। गोइंग टू प्रेडिक्शन और इवेंट लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में होने वाली घटना को हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये बात होने वाली है। आइए देखते हैं, लेट्स गेट इनसाइड, आइए अंदर हो जाते हैं। इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है। आई एम गोइंग टू दिल्ली इन द इवनिंग, हम दिल्ली जा रहे हैं शाम को। दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर गोइंग टू वाले सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो नियर फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए देखते हैं दूसरे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे गोइंग टू के साथ में। गोइंग टू के साथ में जो एग्जांपल्स हैं यहाँ देखते हैं। बेलिंडा वर्क्स हार्ड, बेलिंडा कठिन परिश्रम करती है। शी इज़ गोइंग टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वो कक्षा में प्रथम आने जा रही है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कठिन परिश्रम करती है तो वो कक्षा में प्रथम आ जाएगी। लुक, इधर देखो, एयरमैन इज गोइंग टू, यहाँ पे गोइंग टू को फिर यूज़ किया गया है। और जंप ऑफ द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से बाहर कूदने जा रहा है। व्हाट हैव यू डिसाइडेड बाय नाउ, अब तक आपने क्या तय किया। वेल आई एम गोइंग टू जॉइन योर टीम, आंसर आता है हाँ, हम आपकी टीम ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम फ्रेज को यूज़ किया गया, गोइंग टू वाले फ्रेज को यूज़ किया गया। ओनली 2 बॉल्स रिमेनिंग, सिर्फ 2 बॉल बची हुई है। माई टीम इज़ गोइंग टू विन, गोइंग टू यहाँ पे मेरी टीम ये मैच जीतने जा रही है, गोइंग टू विन दिस मैच। लुक आउट फॉर द ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल की ओर देखो, द ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव। इस तरह से गोइंग टू वाले सेंटेंसेस हमने देख लिया कि जब कोई नियर फ्यूचर में कोई घटना या फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि द इवेंट इज़ लाइकली टू हैपन, देन वी यूज़ गोइंग टू फ्रेज टू टेल अबाउट दैट थिंग which is likely to happen in future. Next one is present progressive tense को भी हम यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। planned activity जो फ्यूचर में होने वाली घटना है, नियर फ्यूचर में ये भी होता है। नियर फ्यूचर में होने वाली, फ्यूचर में प्लान्ड एक्टिविटी को भी हम जब बताना चाहते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब को ना यूज़ करते हुए हम सिंपल प्रेजेंट को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, लेकिन फ्यूचर की जब बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर की बात है, सिंपल फ्यूचर में हम इस तरह के सेंटेंस को यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को भी यूज़ कर लेते हैं। आइए देखते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर एक्शन की, कौन से, जो प्लान्ड है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये प्लान्ड एक्टिविटी होना चाहिए। जब सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम बात करते हैं फ्यूचर की बात को, तो प्लान्ड एक्टिविटी होती है जो प्रेजेंट में प्लान कर लिया गया। एग्जाम्पल को यहाँ पे देखेंगे, वी आर गोइंग टू दुबई टुमारो। तो ये गोइंग टू वाला फ्रेज नहीं है, यहाँ पे यही मेन वर्ब है। और अगले सेंटेंस को देख करके आपको पता चल जाएगा, ये तो लगता है कि गोइंग टू वाला
फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे गोइंग टू का फ्रेज़ नहीं बल्कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। अब आगे देखते हैं, द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट इज अराइविंग। यहाँ पे देख करके आपको पता चल जाएगा, सिंपल ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर आज हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। अब फिर यहाँ से सब्जेक्ट निकालने के बाद इधर से आएंगे, आज हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। फिर उसके बाद है आवर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट हो गया। आर मीटिंग, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, यानी इस एम के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो इस तरह से ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनता है। और फिर यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है और ये एक जगह के बारे में बता रहे हैं, तो ये एक्सटेंसिव में है। आवर फ्रेंड्स आर मीटिंग एट मैकडोनल्ड्स टुनाइट, आज रात मैकडोनल्ड्स पर या मैकडोनल्ड्स के अंदर हमारे दोस्त मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को यूज़ करते हुए हम फ्यूचर की बात को, प्लान्ड एक्टिविटी को बताते हैं। अब आती है बात एक और तरह के स्ट्रक्चर को जो फ्यूचर की बात को बताता है, लेकिन सिंपल फ्यूचर वाले हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स नहीं लगाते हुए। आइए देखते हैं अबाउट टू वाले सेंटेंस। अबाउट टू के साथ में एक वर्ब टू भी लगा रहेगा, इज एम आर, और वॉज वर होता है, इसका पास्ट का फॉर्म होता है। इज एम आर इसका प्रेजेंट का फॉर्म होता है, वर्ब टू बी का। तो आइए देखते हैं, अबाउट टू का मतलब हिंदी में वाला है बोलते हैं। ये बारिश होने वाली है, वो घर जाने वाला है, वो खेल शुरू होने वाला है। तो यहाँ वाला के लिए अबाउट टू को हम यूज़ करते हैं और इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले वर्ब टू बी होगा सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद फिर अबाउट टू होगा। अबाउट टू के बाद फिर बेस फॉर्म लगेगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे जब भी हम इमीडिएट फ्यूचर की बात करते हैं इस स्ट्रक्चर पे। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ। द चीफ मिनिस्टर इज, ये वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी, और ये अबाउट टू वाला फ्रेज है और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जब हम अबाउट टू वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो पहले उसमें इज एम आर प्रेजेंट में आएगा, अबाउट टू लगाएंगे, अबाउट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म हम यूज़ करते हैं। दूसरे सेंटेंस देखेंगे, द अंपायर्स हैव रीच्ड, अंपायर्स पहुंच चुके हैं, द ग्राउंड मैदान में, द मैच इज, यहाँ वर्ब टू बी, अबाउट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो द मैच इज अबाउट टू बिगिन, मैच शुरू होने वाला है, अंपायर मैदान पहुंच चुके हैं, मैच शुरू होने वाला है। फिर इसके बाद द वर्क इज फिनिश्ड, काम समाप्त हो गया। वी आर अबाउट टू लीव, यहाँ पे अबाउट टू लीव, हम जाने वाले हैं, हम जा रहे हैं, मतलब काम ख़त्म हो गया, हम जाने वाले हैं। तो अबाउट टू जब किसी घटना को तुरंत होने की बात होती है इमीडिएट फ्यूचर में, तो इसको ध्यान रखना है। इमीडिएट फ्यूचर की बात जब हम करते हैं कि अभी बहुत जल्दी तुरंत फ्यूचर में ये कुछ होने वाली बात है, तो इस तरह से अबाउट टू को यूज़ करते हैं। इस तरह से मैंने सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सिंपल फ्यूचर में यूज़ किए जाने वाले, यानी आने वाले समय के होने वाली घटना के बारे में जब हम जानकारी देना चाहते हैं सिंपल फ्यूचर को यूज़ करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर का एक अपना हेल्पिंग वर्ब्स और उसके मेन वर्ब जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और दूसरे भी स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया, गोइंग टू वाले फ्रेज हो गए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो गया, और इसके अलावा अबाउट टू वाले फ्रेजेस हो गए। इनको यूज़ करते हुए हम फ्यूचर की बातों को बताते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले और सारे जो स्ट्रक्चर्स हमने बताए हैं उन सब पर अपने 10-10 सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो आपको फ्यूचर में बात कहने में आसानी होगी और हेल्प भी होगा और आप हैबिचुअल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।